हेलो गाइस, आज हम सीएनएस एग्जामिनेशन का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। हम मेंटल स्टेटस, हायर मेंटल फंक्शन और क्रेनियल नर्व ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन के 7 पॉइंट होते हैं, उसको आप याद करें। एनटी पीजी सीआरए, एनटी पीजी सीआरए। एन से होता है न्यूट्रिशन या कहीं को इस पूरी को लिखा रहेगा बल्क ऑफ मसल। दूसरा होता है टोन, तीसरा होता है पावर, चौथा होता है गेट, पांचवा होता है कोऑर्डिनेशन, छठा होता है रिफ्लेक्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्स और सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, सातवां होता है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। न्यूट्रिशन हम कैसे देखते हैं सबसे पहले जानिए। जैसे ये है तो हम दो बोनी प्रोमिनेंट, ये बोनी प्रोमिनेंट, ये इसके बीच का मिड पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे हम मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे। इस तरह इधर लेंगे तो राइट लेफ्ट का अलग अलग लिखना पड़ेगा। हो सकता है राइट में 0.5 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका 23 सेंटीमीटर है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो सकता है। 0.5 सेंटीमीटर का वेरिएशन हो सकता है राइट हैंडेड पॉपुलेशन में, और राइट अगर लेफ्ट हैंडेड है तो उसमें लेफ्ट में ज्यादा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। हर ज्वाइंट पे इस पे कर लिए, इस पे कर लिए, इस पे कर लिए, ये दो ज्वाइंट के बीच में इसमें कर लिए, इसमें कर लिए, इसमें। अगर मसल बल्क ऑफ मसल या न्यूट्रिशन देखते हैं, स्पेशली जो मायोपैथी होते हैं मसल बेस्टिंग को देखने के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन अगर किसी का पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, देखो दो चीज होता है, एक मायोपैथी एक न्यूरोपैथी। तो एक्चुअली मायोपैथी में बेस्टिंग ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमको उस चीज को जानने के लिए हम मोटर सिस्टम का पहला बात होता है न्यूट्रिशन, बल्क ऑफ मसल कैसे देखेंगे। दो बोनी परमानेंट मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे, वो लिख देंगे राइट में इतना, लेफ्ट में इतना, पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा होता है टोन असेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 4 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है टोन का, उसे बोलते हैं इंस्पेक्शन मतलब देख के टोन बता देंगे। दूसरा होता है टोन का पाल्पेशन मेथड, पाल्पेट करके, ठीक है। तीसरा होता है पैसिव मोमेंट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट होता है सडन जर्क फॉल मेथड, ठीक है, या रैपिड फॉल, या इसी को कहीं कहीं लिखा मिलेगा शेकिंग मेथड, शेकिंग हिलाना, ठीक है। जैसे हम दिखाते हैं, जैसे इंस्पेक्शन में देखिए, इंस्पेक्शन में क्या है, जैसे दो पॉसिबिलिटी, ये बच्चा है ऐसे हो सकता है नॉर्मल टोन। अगर किसी का ये लेटरल मेडियोलस है, ये मीडियल मेडियोलस है। अगर बच्चा ऐसे है, लेटरल मेडियोलस ग्राउंड को टच कर रहा है, लेटरल मेडियोलस ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका मतलब हाइपोटोनिया, या दूसरे भाषा में कहें, देखिए यहाँ पे इस ज्वाइंट पे क्या है, लेटरल रोटेशन है, ठीक है, या इसी को कहेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। अगर लिम्ब का एक्सटर्नल रोटेशन है या लेटरल मेडियोलस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इसका मतलब हाइपोटोनिया है। और यही अगर इंटरनल रोटेटेड है या मीडियल मेडियोलस ग्राउंड को टच कर रहा है, तो हाइपरटोनिया है। और एकदम ऐसे स्ट्रेट है तो इसका मतलब नॉर्मल टोन है। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे का इंस्पेक्शन से, सिर्फ देखने मात्र से आपने टोन बता दिया, ठीक है। दूसरा बार मेथड है पाल्पेशन मेथड। जैसे बल्क ऑफ मसल को यहाँ फील करिए। अगर ये आपको यहाँ लूजनिंग लग रहा है, इसका मतलब टोन कम है। अगर ये टेंस लग रहा है आपको, तो टोन ज्यादा है। और एकदम नॉर्मल अगर बराबर है तो नॉर्मल टोन। तो ये क्या हुआ, पाल्पेटरी मेथड से हो गया, ठीक है। मैंने एक मेथड था शेकिंग मेथड में क्या करना है, जैसे ये है बच्चा, इसको हाथ ऐसे डाले, ठीक है। शेकिंग मेथड में क्या है, ऐसे हाथ इसको डाले और ऐसे यहाँ पे ढीला करना बेटा, ऐसे किए, ऐसे, ठीक है, या ऐसे किए, ऐसे करके, या ऐसे करके, ऐसे छोड़ दिए। अगर यहाँ पे छोड़ने पे इसका टोन कम होगा तो इधर गिर जाएगा, ठीक है। जिस पैर का टोन होगा, अगर दोनों में कम होगा दोनों में, और अगर टोन सही है तो रोक लेगा। और अगर हम ऐसे कर रहे हैं, तो अगर टोन बढ़ा होगा तो मूवमेंट कम होगा, एक मेथड मैंने बताया पैसिव मूवमेंट मेथड, ठीक है। पैसिव, जैसे ये हाथ है, मैंने इसका पैसिव, एक्टिव मूवमेंट का मतलब होता है अगर जैसे पेशेंट स्वयं मूवमेंट करे और कोई और कराए। जैसे हम इस ज्वाइंट पे ऐसे इसका मूवमेंट करा रहे हैं, ऐसे, ठीक है, या हम ऐसे करा रहे हैं ऐसे। अगर ये बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब टोन है ही नहीं। और अगर नॉर्मल ऐसे स्लो हो रहा है, एकदम स्लो हो रहा है, इसका टोन ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत बार पूछते हैं कि आपका इस बच्चे का टोन करके दिखाओ। आधे लोग पीजी के
बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। तो 4 मेथड है, आपने इंस्पेक्शन से ही टोन बता दिया। देखिए, पाल्पेट किया, शेकिंग मेथड, पैसिव मूवमेंट मेथड, टोन एकदम क्लियर है आपका, टोन क्लियर है। न्यूट्रिशन। तीसरा होता है पावर। पावर के लिए इंपॉर्टेंट बात है, पावर की एमआरसी ग्रेडिंग होती है। पावर के लिए होता है एमआरसी, मेडिकल रिसर्च काउंसिल, इसकी ग्रेडिंग होती है 0 से 5 तक हो सकती है। 1 2 3 4 5। 0 मतलब एकदम पावर नहीं, अपसेंट पावर, ठीक है, समझिए, एकदम ऐसे पड़ा हुआ, लिम्ब पड़ा हुआ, कोई पावर नहीं है, ठीक है। 1 मतलब फ्लिकरिंग मूवमेंट बोलते हैं, फ्लिकरिंग मोमेंट को बोलेंगे 1। जैसे ये है, ऐसे है, जब आप थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल प्लेस हट नहीं रहा है, देखो यहाँ पे ये है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन बिल्कुल इसी पे हो रहा है। ये नहीं, इधर इधर नहीं होगा, इधर इधर हो गया तो फिर वो 2 हो जाएगा। यहीं पे ऐसे ऐसे, ऊपर ऐसे ऐसे, मतलब ये मूवमेंट हो रहा है उंगली का, ठीक है, इसे फ्लिकरिंग मूवमेंट बोलते हैं। 1 2 में क्या होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगा। जैसे ये है यहाँ पे तो ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पे मान लो ये है ऐसे, इधर इस साइड होगा, लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं होगा। अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 में साइड वाइज मोमेंट बट नो अगेंस्ट ग्रेविटी। 3 में अगेंस्ट ग्रेविटी मोमेंट होगा, अगेंस्ट ग्रेविटी होगा लेकिन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे ये है, ठीक है, उसको, ये बच्ची है, इसे हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, इसको हाथ उठाओ, हाथ उठा लिया, इसका मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया। फिर मैंने जो लगाया, उठाओ, नहीं उठा पा रही, नहीं मतलब हमने ताकत ज्यादा लगा दिया, इसका तो नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो अगर अगेंस्ट ग्रेविटी उठा ले रही, लेकिन हमारे अगेंस्ट पावर, अगेंस्ट रेजिस्टेंट, हमने रेजिस्टेंट के अगेंस्ट नहीं कर पा रही, तो 3 है। और हमने सम रेजिस्टेंट दिया, उसके बाद भी कर रही तो पावर 4। और एकदम नॉर्मल पावर, अपने आप रेजिस्टेंट के खिलाफ भी एकदम उठा ले रही है, पावर 5 हो गया। तो पावर इसमें 3 में अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लस अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस अगेंस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस अगेंस्ट रेजिस्टेंट 4। और ये नॉर्मल पावर, ठीक है, नॉर्मल पावर। किसी को चलने के लिए अगर चल फिर रहा एम्बुलेटरी पेशेंट है तो उसका पावर 5/5 होना चाहिए। अगर पावर 4/5 भी है, 5 मतलब 5 टोटल पूर्णांक, जैसे पूर्णांक नीचे 5 लिखते हैं ना, 4 पावर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी पावर के बारे में बताइए। अगर कोई प्रॉपर चल रहा है, इसका मतलब उसका एम्बुलेटरी पेशेंट है, इसका मतलब पावर उसका 5/5 होगा। अगर 4 भी होगा तो थोड़ा सा लिंपिंग करके चलेगा, अगर पावर 4 भी है, ठीक है। पावर की एमआरसी ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती। पावर असेस करते हैं कैसे, पावर के लिए इंपॉर्टेंट बात है, पावर 3-4 पॉइंट है। पावर शुड बी असेस्ड एट एवरी ज्वाइंट, प्रत्येक ज्वाइंट पे, और इट शुड बी असेस्ड एवरी मोमेंट। मतलब देखो पावर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक तो एवरी ज्वाइंट पे होगा, उस ज्वाइंट के एवरी मोमेंट के लिए होगा, प्रत्येक मोमेंट। पावर जो होता है ग्रुप ऑफ मसल को टेस्ट करता है। जैसे ये कर रहे हो तो फ्लेक्शन, अब इसमें एक ही मसल नहीं हो रही, फ्लेक्शन यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट पे 2-3 मसल 3 करी, तो सारी की पावर एक साथ टेस्ट हो रही ना। तो पावर ग्रुप ऑफ मसल की टेस्ट होती है, और जितने मोमेंट हैं सबकी टेस्ट होती है। और पावर के लिए टेस्ट करने के लिए पार्टिकुलर पोजीशन होता है। अब जैसे शोल्डर है, शोल्डर में तुम्हारे क्या मोन, ये फ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज तुम लोग कंफ्यूजन काफी करते हो, ये तुम्हारा एडक्शन है, ये एबडक्शन है, एबडक्शन। फ्लेक्शन का मतलब समझो, ये फ्लेक्सर सरफेस है हमारा, फ्लेक्सर, ये फ्लेक्सर सरफेस। अगर 2 फ्लेक्सर सरफेस पास आ रहे हैं तो फ्लेक्शन मूवमेंट, सिंपल से याद करना। और 2 एक्सटेंसर सरफेस पास, ये एक्सटेंसर सरफेस है, ये पीछे एक्सटेंसर है, देखो ध्यान से, ये फ्लेक्शन, ये देखो 2 एक्सटेंसर, इनकी बीच, इनके पीठ की दूरी कम हो रही ना, 2 एक्सटेंसर सरफेस पास में आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सटेंसर मूवमेंट। तो ये फ्लेक्सर है, ये एक्सटेंसर है, एडक्शन, एबडक्शन,
और एक ये मूवमेंट होता है सर्कमडक्शन। अब सर्कमडक्शन कह रहे हैं आप सारे मूवमेंट का करना, तो सर्कमडक्शन का पावर नहीं एक्सेस कर सकते, ये भी समझो, ये लिमिटेशन है। आप ऐसे ऐसे करना है तो कैसे करोगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहा है, कर ले रहा है, इसका मतलब पावर सही है, ठीक है, लेकिन आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कौन से फ्लेक्शन का करेंगे, एक्सटेंशन का करेंगे, एडक्शन का करेंगे, एबडक्शन का करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो ही मूवमेंट हो, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, यहाँ पे 4 मूवमेंट। अब वैसे यहाँ पे आएंगे हिप जॉइंट पे, यहाँ पे लेट नहीं सकते, ठीक है। जैसे इसका मोमेंट भी जानना जरूरी है, ठीक है। ये तुम्हारा एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, ये हिप का है, यहाँ से पूरा उठेगा फ्लेक्शन। अब एक्सटेंशन के लिए इसको उल्टा लेटना पड़ेगा, ये देखो, ये है एक्सटेंशन, ये पूरा जा रहा है एक्सटेंशन। तो चेक भी करेंगे तो आपको उल्टा लेटा के पेशेंट, ये सब ध्यान देना, पावर का भी किस पोजीशन में चेक करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, पावर, ठीक है। जब यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे, उल्टा में चेक कर पाओगे ना, ऐसे तो नहीं चेक करो, ऐसे तो आप है एक्सटेंशन है, ठीक है, ऐसे नहीं करो, तो इसको उल्टा करके चेक करो। यहाँ पे फिर डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी एक्सटेंशन, ठीक है। अब होने को इसमें भी मूवमेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी ज्वाइंट पे टेस्ट करते हैं, एवरी मोमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, एवरी मोमेंट के लिए टेस्ट करते हैं, और ग्रुप ऑफ मसल को, एक सिंगल मसल को टेस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे हम इस पे करके बताते हैं, उठ जा बेटा, शाबाश शाबाश। अब देखो इसको सुनो, ये हाथ को ऐसे खोलना बेटा, ठीक है, ऐसे खोलो, हम दबाएंगे, तुम खोलना, खोलो, जो लगा खोलो, इसको ऐसे सीधा करना है, हाँ, जो लगा के, जो लगाओ, जो लगाओ, और जो लगाओ, और जो लगाओ। अब ठीक है, अब सटाओ हाथ, सटाओ, ऐसे सटाना है, ऐसे सटाओ, जो लगा के, हाँ, जो लगाओ, सटाओ, शरीर में सटाओ, जो लगा के, जो लगाओ, हाँ, ये क्या हुआ, हमने कर लिया। अब इसको फ्लेक्शन और फ्लेक्शन का टेस्ट करना है, तो हमने कहा इसको यहाँ पे ऐसे सटाना बेटा, ऐसे सटाना, ठीक है, चलो सटाओ, सीने में सटाओ, जो लगा के इसे, ठीक है। अब बड़ा बच्चा होगा 6 स्पॉट नहीं, ये चीज। अब आपको एक्सटेंशन में टेस्ट करना है तो उल्टा लेट जाओ बेटा, उल्टा लेट पाओगे, शाबाश। चॉकलेट लाए हो तुम लोग, चलो हम नहीं लाएंगे कल, तुम लोग बहुत बड़ी वाले, ठीक है। अब इसको ऐसे करके ऐसे ले जाना है ऊपर, ठीक है, ऐसे ले जाना, ले जाओ ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब चूंकि इस पोजीशन में आ गए तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हिप का तुम्हें एक्सटेंशन देखना है, पूरा उठाओ बेटा, पूरा उठाओ इसको, यहाँ से नहीं, पूरा ऐसे ऐसे उठाना, यहाँ से उठाना, ऐसे उठाना, पूरा यहाँ से उठाओ, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इसे दबा के रखें, ये उठा ली, समझ लो ये क्या हुआ, हिप का एक्सटेंशन, ठीक है। अब यहाँ के लिए फ्लेक्शन है, नी का फ्लेक्शन, ये ध्यान दो, इसे ऐसे करना है, ठीक है बेटा, ऐसे करो, जो लगाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, इसे इसमें कर लिए, ठीक है। तो किस पोजीशन में करना है, ठीक है। अब जैसे नेक का एक्सटेंशन हमें चेक करना है, नेक सीधा करो, इसे हाँ ऊपर करो, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर उठाओ, हाँ, जो लगा, शाबाश शाबाश, बहुत सही, उठ जाओ, ठीक है। अब नेक का एक्सटेंशन ऐसे चेक करना है, शाबाश शाबाश बाबू मेरा, शाबाश, वेरी गुड। अब इसको अगर फ्लेक्शन चेक करना है तो ऐसे करो, चलो उठाओ, जो लगा इसमें, यहाँ से नहीं, यहाँ गर्दन से उठा के इसमें टच कराना, उठाओ, इसको उठाओ, हाँ ऐसे उठाओ, और लो, जो लगाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो पोजीशन में करना है। अब तुम ऐसे उसको अब कहो, अब करने का तो ये है, ऐसे पहले करा के इसे नीचे लाओ, ये सही तरीका नहीं है, एग्जामिनर टेस्ट कर लेगा तो आपको आता नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक पोजीशन, प्रत्येक ज्वाइंट पे अब कैसे कर पा रहा है उसके अनुसार ग्रेडिंग कर देना है। तो याद क्या रखना है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर तुम्हें चेक कराया जाता है, ठीक है। सब इसमें टोन, पावर बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन बल्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करने का तरीका आना चाहिए। तो आपका न्यूट्रिशन हो गया, टोन हो गया, पावर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं गेट, ठीक है। मोटर सिस्टम का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेट। गेट होता क्या है, गेट के 6 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। 6 कंपोनेंट गेट का क्या होता है, गेट में क्या क्या 6 चीजें देखनी होती है। गेट मतलब चाल, ठीक है। जैसे तुम लोग कोई रैंप वॉक करता है तो देखते होगे, मॉडल को समझ लो वही, अभी उसी से हम अच्छे से रिलेट करके बताएंगे। तो पहला होता है मोमेंट ऑफ होल बॉडी। तो गेट में आपको सिर्फ पैर नहीं देखना है, ठीक है, होल बॉडी मूवमेंट देखना है। अब वो बात है, मॉडल में तुम कुछ बॉडी देखते होगे, लेकिन पूरी बॉडी का मूवमेंट देखना है, ठीक है, वहां भी पूरी बॉडी देखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन फीट का डिस्टेंस, 2 चीज है। देखो, एक नॉर्मल इंसान ऐसे ऐसे चलता है, कोई हो सकता है ऐसे ऐसे चल रहा हो,
ठीक है, तो नैरो गेट है, ठीक है, कोई इस तरह चल रहा हो कि गिरे ना, उसका बॉडी बैलेंसिंग सही नहीं, तो दोनों फीट के बीच डिस्टेंस भी देखना है। तीसरा पोस्चर, एक नॉर्मल इंसान ऐसे चल रहा है, कुछ देख लो पार्किंसन वाले, ठीक है, कुछ लॉर्डोसिस गेट वाले ऐसे चलते हैं, ठीक है, कुछ लोग एटीट्यूड में भी चलते होंगे, लेकिन मतलब यूजुअली सीएनएस में देख लेना मतलब किससे है, ठीक है। उसके बाद 3A में आर्म, एल्बो और शोल्डर का पोजीशन, जैसे चलते हो स्विंग करता है या एक उसमें है, कोई ऐसे करके चल रहा है, कोई ऐसे निकाले हुआ है, तो तीनों पोजीशन सही नहीं है। तो क्या है, आर्म, एल्बो और शोल्डर का पोजीशन। तीसरा एंकल, नी और हिप का पोजीशन, कोई इस तरह से चल रहा है, उसका मतलब पोजीशन सही नहीं, या इस तरह से है, हंसो नहीं, ये हमको भी आ जाएगा, प्रॉब्लम है। ये सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री दोनों ज्वाइंट पे, जैसे वेडलिंग गेट में इस तरह से होगा या इस तरह से, या बत्तख देखे हो यूं चलता है, या कुछ मॉडल भी ऐसे चलते हैं, ठीक है, देखना मतलब अब देखो रिलेट करके बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं तो इसे भूल जाओगे, इसलिए बताना पड़ता है, ठीक है। तो जो चीज जहां से वर्ड ध्यान देना, ठीक है। एसिमेट्री, तो 6 कंपोनेंट क्या हुआ गेट के, मोमेंट ऑफ होल बॉडी देखना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन फीट देखना है, पोस्चर देखना है, और आर्म, शोल्डर और एल्बो का पोजीशन देखना है, एंकल, नी और हिप जॉइंट का पोजीशन देखना है, और एसिमेट्री देखना है, ठीक है। तो गेट में आपको ये 6 पॉइंट देखना है, ठीक है। MDP, ये MTP एक होता है, अब T नहीं था D था, MDP 3A याद करने का, ठीक है। ये चीज बार बार करोगे असम आसानी से चलेगा। अब गेट के टाइप कितने होते हैं, तो तुम्हारे पास 6 टाइप के गेट होते हैं। पहला है स्पाज्टिक गेट। स्पाज्टिक गेट अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में मिलता है, जैसे लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लेसिड पैरासिस होता है और अपर मोटर स्पाज्टिक पैरासिस टोन बड़ी होती है, तो ठीक है। आप OPD में बैठे हो और पेशेंट के सिर्फ गेट से एंट्री करते हुए आप सीएनएस लीजन बता सकते हो, ठीक है। वो कैसे होगा, ऐसे एकदम स्पाज हुआ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे चल के आ रहा होगा, कुछ नहीं देखना, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। अब कहाँ है वो लोकलाइजेशन ऑफ लीजन में, तो कैसे नहीं ना, तो बड़े बहुत अच्छे डॉक्टर नॉलेज होगा तो तुम वहीं से जैसे गेट से एंट्री कर रहा है उसकी चाल से बता दोगे कि उसको अपर मोटर न्यूरॉन है। गेट कौन सा है, स्पाज्टिक गेट। एक होता है अटैक्सिक गेट, या सेरेब्रल लीजन में मिलता है। अटैक्सिक मतलब लड़खड़ाते हुए, इधर उधर लड़खड़ाते हुए, जैसे पीने वाले जो लोग माहौल बना लेते हैं थोड़ा ठीक ठाक। तो होता क्या है, जो ड्रिंकिंग में सबसे पहला ऑर्गन इफेक्ट होता है वो सेरेबेलम होता है। सेरेब्रम बहुत हाई लेवल पे हो जाए तो जो ड्रिंक करने के बाद गाली गलौज करते हैं ना, वो जानबूझ के करते हैं, वो एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। 2-4 रुपए जो दारू पिए हैं तो उसको भी करना है ना, कुछ एडवांटेज लेना है। सेरेब्रम देखना भी पैथोफिजियोलॉजी कभी बताएंगे, एल्कोहल सिगरेट की अच्छे से, तो कभी उसमें बताएंगे। तो आपका सेरेबेलम इफेक्ट होता है, इसलिए जितने ड्रिंकर होते हैं वो सब बॉडी मूवमेंट सही नहीं होता है, झूलते हुए, ठीक है, चलते हैं। सेरेबेलम बहुत हाई डोज पे ही इफेक्ट होता है। और हायर मेंटल फंक्शन किसका पार्ट है, सेरेबेलम का, तो फालतू का। अभी जैसे अनाप शनाप बक रहे पुलिस वाले, 4 डंडा लगता है एकदम सही हो जाता है, एकदम उनका वो, हाँ, टंग जो डबला, उनकी जुबान लड़खड़ाती है, वो सेरेबेलम ऐसा नहीं सिर्फ मोमेंट का कंट्रोल करता है, और भी बोलना भी एक मोमेंट है, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो उनकी जो जीभ लड़खड़ाती है, सही से बोल नहीं पाते, वो इन्फ्लुएंस में है, ठीक है। तो चाहे सेरेबेलम का कोई एनाटॉमिकल लीजन हो, या ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत हो, या कोई फंक्शनल लीजन हो, फंक्शनल ड्रिंक कर लिया, सेरेबेलम उसका फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो भी अटैक्सिक गेट, झूलते हुए चलेंगे, समझ में आए, ठीक है। अटैक्सिक गेट, सेरेबेलम, या इसी को ड्रंकन गेट भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको ड्रंकन, जो लोग पी के माहौल बनाए रहते हैं तो उनके लिए भी कहा थोड़ा सम्मान दे दो, ड्रंकन गेट, ठीक है। तीसरा होता है मायोपैथिक गेट। मायोपैथिक गेट एक डिजीज का नाम सुने होंगे, डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD। उसमें क्या होता है, काफ मसल हाइपरट्रॉफी, वो सारी चीजें होती हैं, तो उसमें मायोपैथिक गेट होगा, ठीक है। एक साइड का वो जो इसका बैलेंस होता सही नहीं होता, ठीक है, जहां सब प्रभावित होता है, तो मतलब करके कैसे दिखाएं, इस तरह से वो करके, या इस तरह से अब नॉर्मल टाइप का होता है, मायोपैथिक गेट बोलते हैं उसे, क्या बोलेंगे, मायोपैथिक DMD। एक होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल गेट, एक्स्ट्रा पिरामिडल गेट, या उसी को हाइपोकाइनेटिक और हाइपरकाइनेटिक। एक्स्ट्रा पिरामिडल में हाइपोकाइनेटिक, हाइपरकाइनेटिक। जैसे जो पार्किंसन वाले पेशेंट देखना, तो देखना पार्किंसन वाले पेशेंट तो ऐसे चलते हैं, ऐसे झुके रहेंगे, कभी कभी स्लो चलेंगे, तो हाइपोकाइनेटिक। और जब डोपा का सर्च होता है, या जो ले लेते हैं दवा सिंडोपा, तो थोड़ी देर के लिए एकदम एक्टिविटी बढ़ जाता है, तो तेज तेज चलेंगे, ठीक है। तो हाइपरकाइनेटिक होगा, कभी हाइपोकाइनेटिक।
तो हाइपो और हाइपर काइनेट कभी कभी एकाइनेजिया हो जाता है, एकदम रुक जाएंगे, इसे चलते चलते एकदम रुक जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो रेस्टिंग ट्रीमर उमर होता है वो बड़ी वो चीज़ है। तो फिर रेस्टिंग ट्रीमर तो सही बात है, इंटेंशनल ट्रीमर कितनी खतरनाक बात है सेरिब्रल एनेमिज्म। बताओ, ऐसे नॉर्मल ठीक है, वो गिलास का पानी उठाए पीने, ऐसे नॉर्मल ठीक है, कोई पानी उठाए खाना खाने जाओ उसको ट्रीमर हो रहा है तो कितना बुरा लगेगा कि वैसे हम बिल्कुल ठीक है, कोई काम करने जा रहे हैं कि एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, तो बहुत खतरनाक होता है इंटेंशनल ट्रीमर जो होता है। ट्रीमर कभी बताएंगे, ठीक है, अभी जो उसमें आएगा, ठीक है। दूसरा होता है हाई स्टिपेज गेट, ट्रामेटिक न्यूराइटिस, या तुम्हें एक कंडीशन होता है फुट ड्रॉप, पढ़े होगे फुट ड्रॉप, कॉमन पेरियोनियल नर्व, ठीक है, कॉमन पेरियोनियल नर्व, तो फुट ड्रॉप में मिलता है, उसमें हाई स्टिपेज गेट। नॉर्मली देखना हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं तो कितना उठा रहे हैं, इतना उठ रहा हो, इतना उठा इतना, उसमें क्या करेगा, ज़्यादा उठाएगा, इतना उठा, उसको फुट ये ड्रॉप होगा ना तो उसको लगता नहीं पड़ती, तो हाई स्टिपेज, ज़्यादा उठा के टप टप ज़्यादा, हाई स्टिपेज स्टेप ज़्यादा ले रहा है, हाई स्टिपेज गेट, ठीक है। तो कहाँ मिलता है, फुट ड्रॉप। अब जैसे को पुलिस वाले होता क्या है, कहीं भी चोट लगेगा, झड़ लगेगा, पुलिस वाले लाठी मारते तो इसी मारेंगे ना, बगल से ना, कि ऐसा नहीं पहले तुम्हारे पेट में पैर के बीच में घुसेंगे, जैसे तुम्हारे पेट में घुस के फिर अंदर से लाठी मारेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। होता क्यों, जो डीप पेरियोनियल नर्व इसलिए इंजरी नहीं होती, कॉमन पेरियोनियल नर्व भी इंजरी होती है। फुट ड्रॉप होता क्यों है, कॉमन पेरियोनियल क्यों इंजरी होती है। कोई भाई तुम भी किसी मारने जाओगे तो पहले जाओगे उसके बीच में, दोनों पैर के बीच में तो दबा देगा इससे वहीं तुम्हारा गला, ठीक है, वहीं चींची करके निपट जाओगे। तो इसीलिए उसको बाहर से लाठी मारेगा, यहाँ पे लगता है ना, तो इसीलिए कॉमन पेरियोनियल फुट ड्रॉप होता है। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हाई स्टिपेज गेट, ठीक है। लास्ट होता है हेमीप्लेजिक गेट, जैसे मान लो एक साइड का पैरालिसिस है, और जो सीएनएस का हमें जान लो हमेशा मोटर कंट्रालेटरल प्रेजेंटेशन होता है। मान लो अगर लेफ्ट का, ये हमारा लेफ्ट का लीजन है तो राइट की हेमीपैरेसिस होगी। जब हेमीप्लेजिया होगा, हेमीपैरेसिस का मतलब वीकनेस होता है, प्लेजिया का मतलब टोटली पावर चला गया, तो मतलब कमजोर है। तो कोई अगर जिस साइड का होगा, तो एक साइड का मान लो हेमीप्लेजिया है, तो कैसे चलेगा वो, ऐसे करके, ऐसे कभी कभी स्लीपर भी निकल जाता है। इसके लिए सबसे वो कौन मूवी थी जिसमें वो भाई झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ बोलता, क्या नाम, पुष्पा मूवी याद है, तो वैसे चलता है, अब हम चल के नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो तो उसमें क्या है, हेमीप्लेजिक गेट, इसे समझो साउथ वाले सीएनएस बता रहे हैं, इसीलिए उनकी मूवी करोड़ों करोड़ कमाती है। हमारे यहाँ क्या होंगे, एक लड़का लड़की, उसका बाप गरीब था अमीर था, उसको लेके भाग गया, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा हो रही, खत्म हुई, उसके अलावा कोई कहानी नहीं होता बॉलीवुड वाले। और मतलब भोजपुरी वाले का ही कहोगे, जो मारे हैं, मतलब पुदीना बेचेंगे, नॉन रोटी खाएंगे, मतलब समझ रहे हो, उनका तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब आगे बोल नहीं सकते, उनका माने एकदम वो तहस नहस करेंगे। भोजपुरी लैंग्वेज इतनी स्वीट लैंग्वेज है ना, बहुत स्वीट लैंग्वेज, लेकिन जो गायक है ना 2 रुपए वाले, 2 रुपए के बाद वो मारे एकदम कमाल कर दिए, छोड़ो। तो ये चीज़ समझ में आया, गेट अच्छे समझ में आया। ये चीज़ देखो, सेम H2 मेरा पैरा था, मतलब वहाँ पे पैरा चलता है कानपुर में, तो H2 पैरा, H2 से 2 है हाई स्टिपेज। और पहले तो नाम जानो, पहले कितने गेट, 6 टाइप गेट हुए। इस निमोनिक से नाम याद करना, पढ़ने का तरीका एक होता है, इस निमोनिक से नाम याद करना, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसको मेमोराइज करके बहुत अच्छे से, ठीक है, आपका इतने में गेट अच्छे से हो जाएगा। सीएनएस एग्जामिनेशन में मोटर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिफ्लेक्सर, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 2 तरीके रिफ्लेक्स होंगे, डीप और सुपरफिशियल। तो जैसे सुपरफिशियल को हम हेड टू टो पढ़ेंगे, वैसे डीप को भी ऊपर से नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बाइसेप्स रिफ्लेक्स, इधर ट्राइसेप्स, इधर सुपिनेटर, 5 6 6 7 रूट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। जो पहला होता है वो अफरेंट होता है, जो दूसरा नाम होता है वो इफरेंट होता है। अगर किसी का 2 रूट वैल्यू हो, 2 चीजें होंगी तो समझना, 5 6 सुपिनेटर का भी, और 6 7, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, क्या बोलेंगे इसको, नीजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंकल, ठीक है। एक यहाँ पे जाजर्क भी होता है, जाजर, जहाँ पे देखो डीप किसे बोलते हैं, सुपरफिशियल,
जहां पे हम हैमर का यूज करेंगे, हैमर का, वो डीप रिफ्लेक्सेज होते हैं। जहां पे हम किसी सॉफ्ट चीज का टच कराएंगे वो सारी चीजें सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होते हैं। हम बहुत बार कंफ्यूजन, हमने गैग रिफ्लेक्स को पूछते हैं या जार रिफ्लेक्स को, जार कितने लोग सुपरफिशियल बताते हैं, हमको समझ में नहीं आता क्यों ऐसी गलती करें। गैग रिफ्लेक्स में सॉफ्ट टच कराते हैं, मोमेंट भले वहां होता तो वो क्या है सुपरफिशियल। किसी रिफ्लेक्स में सुपरफिशियल डीप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक दो तीन यहाँ पे है, 1 2 3, ये टोटल 6 डीप रिफ्लेक्स हैं। ठीक है, तो डीप रिफ्लेक्स आपका क्या है, सबसे ऊपर से करते हैं जा रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके बाद बाइसेप्स, ठीक है, उसके बाद ट्राइसेप्स, उसके बाद और नीचे आओ नी, एंकल रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या सुपीनेटर छूट गया है, तो सुपीनेटर रिफ्लेक्स। जा रिफ्लेक्स का रूट वैल्यू ध्यान देना 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही रिफ्लेक्स ऐसा है जिसकी रूट वैल्यू सेम है, क्योंकि ये मैंडिबुलर नर्व होती है, वो सेंसरी मोटर दोनों होती है। तो यहाँ सेंसरी पार्ट इसको ले जाता है और मोटर पार्ट लाता है। तो 5th का जो मैंडिबुलर पार्ट होता है, तो यही एक रूट वैल्यू बार बार पूछा जाता है। अभी अगर क्लास में हमारे पास टाइम नहीं पूछते तो 90% लोग नहीं बता पाते हैं। तो यही एक, जैसे हम क्रेनियल नर्व का करते हैं कि C1 C2 की सप्लाई होती है, C5 C6 यहाँ ऐसे पढ़ते हो ना, उसमें तो कोई बताएगा C1 का सेंसरी सप्लाई कहाँ पे है, चॉकलेट, जल्दी। ठीक है, C1 का कोई सेंसरी सप्लाई नहीं होती, बस यही जानना चाहते हैं। तो देखना यहाँ पे जब शुरू होगे, जब डायग्राम देखोगे तो C2 से शुरू होता है। C1 प्योर मोटर होता है जो एंसा सर्वाइकलिस में इन्वॉल्व होता है, केवल सेंसरी सप्लाई होता है। आज जाके एनाटॉमी देखना, C1 की कोई सेंसरी सप्लाई नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम में पूछ लिया था, आप लोग बता नहीं पाते हो। तो ये डीप हो गया। ठीक है, 5 अब बाइसेप्स का 5 6, ट्राइसेप्स 6 7, नी ज्वाइंट का L2 L3 L4, एंकल का L4 L5 S1 S2, कहीं कहीं वेरिएशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो रूट वैल्यू करने का तरीका, ठीक है, तो हम पहले डीप रिफ्लेक्स बताते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाइसेप्स में कभी कभी आप लोग पकड़ ही नहीं पाते, सबसे चीजें इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसको अब हम इस पे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे टेंडन फील किया, इसको हम इस पे फिक्स कर लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, आपको नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, तरीका आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्योंकि कोई लीजन तो है नहीं इसको, तो एग्जेजरेटेड नहीं आएगा। ठीक है, 1 के आसपास 1 2 आ रहा है, तो ध्यान देना है, ये चीज है, इसको इस पे फिक्स करना है, यहाँ पे टेंडन फील करना है। ठीक है, अब दूसरे साइड में करना है। देखो, अब देखो ऐसे, देखो पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होगी, यही गलती करो। देखो ऐसे पकड़ के देखो, नहीं पकड़ पाते हैं, जीआर नहीं पकड़ते। तो यहाँ पे देखो पकड़ कैसे लियो, उल्टा करो, पकड़ गया। अब भी नहीं बता तो नहीं पकड़ पाते, अभी जाके रूम पे देखना, एक दूसरे का पकड़ नहीं पाओगे, कंफ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे, अब ऐसे पकड़ने में तुम्हें रिफ्लेक्सेस करने में थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। इसका एक कौन सा राइट है, राइट हैंड है, उसका राइट हैंड है, हमने किस हैंड, राइट से पकड़ा। तो राइट को राइट से पकड़ना याद रख लो। ठीक है, और अपोजिट से मारना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर लिए। अब ऐसा नहीं, जरूरी तुम बैठा के उसमें जिस भी पोजीशन पे है कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा वो होगा, अगर ये बढ़ा होगा तो आसानी से आ जाएगा। एक आ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्स की अभी ग्रेडिंग नहीं बताए हैं, तो रिफ्लेक्स की ग्रेडिंग होती है। ठीक है, ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं है, नो, तो 0। ठीक है, अगर बिलो नॉर्मल, सब नॉर्मल, इसे बोलते हैं सब नॉर्मल 1, जैसे इसका लग रहा है, इसका 1 लग रहा है। 2 होता है नॉर्मल, 3 को बोलते हैं एग्जाजरेटेड रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, एग्जाजरेटेड। और 4 को बोलते हैं क्लोनस, 4 को क्या बोले हैं, क्लोनस। 3 को एग्जाजरेटेड बोलते हैं। अब क्लोनस हमारे पास 2 होते हैं, एक नी क्लोनस होता है, एंकल क्लोनस। एंकल क्लोनस बहुत लोग कर लेते हैं, नी क्लोनस बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। ठीक है,
पहले एंकल क्लोनस हम ये लिए, इसको यहाँ से ओके, और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे झटका देके ऐसे यहाँ छोड़ देंगे। तो अगर इसको क्लोनस है तो इसी से मूवमेंट करेगा, इसे वाइब्रेशन टाइप करेगा, ठीक है। तो जो भी क्लोनस होते हैं दो तरीके होते हैं, एक इल सस्टेन्ड, एक सस्टेन्ड। अगर हमने इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके छोड़ दिया, अगर ये 5 बार से ज़्यादा मूवमेंट किया तो इसको बोलेंगे सस्टेन्ड, और अगर 5 से कम किया तो इसको बोलते इल सस्टेन्ड, मतलब सही से सस्टेन नहीं कर पाया। ये वाला एंकल क्लोनस में कोई गलती नहीं करता, इजीली भूल जाते हैं। अब बात आई नी क्लोनस की। नी क्लोनस में गलतियां क्या करते हैं, जैसा कि हम गलती पहले करके दिखा रहे हैं। ये है नी, ये पटेला होता है, पटेलों को ऐसे करते हैं ऐसे, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं ऐसे ऊपर करते हैं, नहीं, गलत तरीका है, ठीक है। नीचे करना है, वही हम करके दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्या करना, नीचे की तरह मूवमेंट करते हैं, ध्यान देना। ये है, इसको यहाँ पे ये पकड़े इसको यहाँ पे, उसके बाद ऐसे खींच के आगे छोड़ देंगे, ऐसे खींच के छोड़ देंगे। अगर वो रहेगा, ठीक है, क्लोनस रहेगा तो इसे मूवमेंट करेगा, मूवमेंट 5 से ज़्यादा सस्टेन, 5 से कम स्टर्टेन। किसी को कोई कंफ्यूजन, पीछे से नहीं करना, ऐसा करना है, इसका मतलब आपको आता नहीं, आपको इधर खड़े होना है, ऐसे करना है। अब एक चीज़ ज़्यादा जो बेसिक हम बताते हैं, राइट साइड पेशेंट के जब शुरुआत में आना तो राइट साइड का, वहाँ से करके इसका एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे, तो यहाँ इसके लेफ्ट आना पड़ेगा। वो चीज़ जो हम कहते हैं पहले जाना है किसी पे, राइट साइड, कंसर्ट लेना, हैंड वॉशिंग, सारी चीज़ें मैं जनरल एग्जामिनेशन के वीडियो में बताता हूँ, बहुत जोर देता हूँ सब चीज़ को, वो देना चाहिए। यूजी में आपको करने से ज़्यादा करने का तरीका ही देखा जाता है, पीजी में दोनों देखा जाता है, आपको तरीका भी मालूम आना चाहिए और करके दिखाओ भी। यूजी वाले सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए, और सिर्फ तरीका अच्छे आने से आप 80% मार्क ले आओगे, ठीक है। अभी देखना एग्जाम के समय इतना सब ओवरलैप हो जाता है, नहीं कर पाते हो, तो आपका ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब क्लोनस हो गया, तो अब देखते हैं अपर का होगा। हाँ, सुपीनेटर में ध्यान देना, सुपीनेटर देखो, ये चीज़, ये सुपीनेशन है, ये प्रोनेशन है। अगर किसी को सुपीनेशन रिफ्लेक्स दिखाना है तो पहले वो प्रोनेट होगा, तो इसमें सेमी प्रोन पोजीशन होता है, एकदम प्रोन भी नहीं, एकदम प्रोन करोगे तो मार ही नहीं पाओगे इस तरह, ठीक है। सेमी प्रोन पोजीशन में होगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, इस पे करते हैं, सेमी प्रोन कर लिए, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे इस तरह से स्ट्राइक करेंगे, तो ये सुपीनेट होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, बताना क्या है तुमको, 2 सेंटीमीटर जो यहाँ ज्वाइंट है, इससे 2 सेंटीमीटर सेमी प्रोन पोजीशन में करेंगे तो सुपीनेट होगा, ठीक है। इसमें अब दूसरा होता है नीजर। नीजर में हम क्या करते हैं, इस पे अपना बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका टेंडन फील करेंगे, ठीक है, टेंडन फील करें, टेंडन फील करने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक किए, देखिए ये आया, अच्छा, यूजली सबसे अच्छा है, ठीक है 2 ही, 3 नहीं, एक्सेलरेटर नहीं है, ठीक है। ये हो गया इसका। अब उसके बाद एंकल, एंकल का ध्यान देना, एंकल में क्या करना है, देखो ध्यान से, ये है इसका। तो पहले उसको यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, इसको ऐसे करना है, टेंडन को इस तरह करना है, क्योंकि जब एंकल मारोगे ऐसे करेगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे है, ऐसे जाएगा, तो पहले से ऐसे है तो कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले ये कर लिए, ये टेंडन बढ़िया फील हुआ, दिखा, ठीक है। अब जाके रूम पे 2-3 का ग्रुप बना के इसको करना है अच्छे से। तो आपका नी हो गया, एंकल हो गया, सारे डीप रिफ्लेक्स हो गया। डीप में किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स हम ऊपर से शुरुआत करते हैं, ऊपर सबसे पहले क्या है, कार्निया, आई, ठीक है, कार्निया या कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, ठीक है। पहले ये बताओ, कार्निया कंजक्टाइवल दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम रिफ्लेक्स है, जल्दी बोलो, अलग अलग। आज तक कंफ्यूजन हमको नहीं समझा क्यों अलग अलग है, जब दोनों के रूट वैल्यू सेम चीज है, हर बैच में पढ़ाता हूँ सेम चीज बोलते हैं, ठीक है। कार्नियल कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स सेम चीज है, कार्निया के ऊपर होता है, उसी का नाम है 5-7, उसकी रूट वैल्यू है 5 अफरेन 7, वो जहां पे ब्लैक और व्हाइट वाला पार्ट है, जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट है, उस पे एक कॉटन लेंगे, एक कॉटन से, साफ सुथरे कॉटन से हम उस पे ब्लैक और व्हाइट वाले पार्ट पे वो करेंगे, ठीक है। जैसे ये है इसका, यहाँ पे ये ब्लैक और, बेटा आप खोलो सही से, आप खोलो, ये ब्लैंक की, जब आप ब्लैक और व्हाइट वाले पार्ट पे करोगे, क्योंकि ये कार्निया, जो ब्लैक वाला पार्ट वो कार्निया है, उसके जंक्शन पे कर रहे हो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं, और उसके ऊपर कंजक्टाइवल लेवर होती है, इसलिए कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, कार्नियल रिफ्लेक्स सेम चीज है, दोनों की रूट वैल्यू 5-7 होती है। कैसे करते हैं, क्या दिखता है, क्लियर है, कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स। उसके बाद आते हैं, दूसरा होता है लाइट रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स अलग है, लाइट रिफ्लेक्स का दूसरा नाम प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है। अब ये भी कंफ्यूजन होता है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और लाइट रिफ्लेक्स सेम चीज है। लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं क्योंकि हम लाइट, स्विंगिंग लाइट डालते हैं,
प्यूपिल रिफ्लेक्स बोलते हैं, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन वो देखते हैं, ठीक है। अगर सीएनएस एग्जाम में देखा हमने प्यूपिल रिफ्लेक्स का एक चार्ट बना के कहाँ पे कौन सा रीजन होगा, ये चीज बहुत अच्छे से बताया है, दूसरे वाले बैच को लाइव पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, टॉर्च लेंगे, टॉर्च है किसी के पास, चलो ठीक है। तो क्या करना है, सिंगल रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लगा ली, वो कर ली, उसके बाद साइड से लाना है स्विंग करते हुए लाइट यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस आई में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इसको बोलते हैं डायरेक्ट, और इस आई में दूसरे आई में इनडायरेक्ट, या उसी को कॉन्सेंसुअल भी बोलते हैं, दूसरे में कॉन्सेंसुअल। इसमें किया फिर उधर से जाएंगे, उधर से करेंगे, दोनों आई में चेक करना है अलग अलग, ठीक है, बैरियर लगा के। तो लाइट रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू 2, 3 होता है, 2 ऑप्टिक ले जाती है और आक्लोमीटर उसकी लाती है 2, 3 रूट वैल्यू के साथ याद करिए, ठीक है। तो आपका ऊपर से चलते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, कार्नियल या उसी को क्या बोलेंगे, कंजक्टाइवल, ठीक है। दूसरा क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्स या उसी को बोलेंगे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने तीसरा क्या बताया, गैग रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स के लिए टंग डिप्रेशर आता है, उसको लगा के टंग को डिप्रेस करेंगे, या नहीं है तो कभी आप लोग चाट खाए उसके साथ एक चम्मच होता है, आपको एग्जाम में नहीं है तो लेके आना है, लेके आना, आओगे तो इसका मतलब आपको पता है, और लेके आए नहीं इसका मतलब पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ लेके आए हो, दिखा दिए तो एग्जाम में सोचा इसको पता है करने का। जैसे तुम्हें कलर विजन के लिए तुम 2 रेड और ग्रीन बॉल लेके आए हो, इसका मतलब तुमको पता है बच्चे में कलर विजन करे, नियोनेट का केस मिल गया। तो अगर लाए नहीं, इसको पता नहीं, तो क्या है, जो पंचतंत्र होता है, एक दिन पहले सारा इंस्ट्रूमेंट तैयार करके रखना होता है, वो चीज हम किसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, टंग डिप्रेशर से बच्चे को बैठा, बैठ जाओ बाबू, ठीक है। टंग डिप्रेशर से इसका टंग सामने जाओ, मुँह खोलो बेटा, मुँह खोलो, आ करो और अच्छे से आ करो, टॉर्च से किसी पर, और आ करो। टंग डिप्रेशर से इसका टंग वो करेंगे। उसके बाद एक देखियो जो कोविड टेस्ट होता था, एक तुम्हारे पास वो होता है, ठीक है, उसको लेके जो युवला है, युवला के एक साइड टच कराना है, मान लो ये मिडिल में युवला है, ठीक है, ये युवला है, युवला के एक साइड टच कराना है, ठीक है। अब टच कराने के बाद क्या क्या देखना है, उस साइड की फेरेंजियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट तक बता रहे, 3 कंपोनेंट। एक उस साइड की फेरेंजियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो युवला होगा मिड में है, जिस साइड टच कराएगा उस साइड डेविएट होगा, तीसरा जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पास, सॉफ्ट पैलेट का इलिवेशन होगा, युवला सेम साइड डेविएट करेगा, और फेरेंजियल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो 3 कंपोनेंट होते हैं गैग रिफ्लेक्स की। गैग रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू कौन बताएगा, चॉकलेट। गैग रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू 9, 10, ठीक है। 9 ग्लासोफेरेंजियल उसका अफरेंट होता है, 10 उसका इफरेंट होता है, ठीक है, 9, 10 गैग रिफ्लेक्स। उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सुपरफिशियल रिफ्लेक्स में आते हैं, बैठ रहो, कोई बात, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, ठीक है। एब्डोमिनल एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, बाबू थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ठीक है, ये कपड़ा उतार दो, उठा लो, छोड़ो, बस लेटे रहो, बस लेट जाओ सही से, ठीक है। ये एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, इपिगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, अपर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल, 3 उसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्स जो है उसको 3 पार्ट में, इपिगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ठीक है, अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स और लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, 3। इसकी रूट वैल्यू होता है 7 से 9, ठीक है, 9 to 11, 11 to 12 रूट वैल्यू, ठीक है। करते कैसे हैं, ठीक है, जैसे एक चीज ध्यान देना, अभी जो बताएंगे उस पर जो चीज फोकस करेंगे। इपिगैस्ट्रिक मतलब अगर इपिगैस्ट्रिक रीजन से, जैसे हमने यहाँ से लाए, तो अब इस जो अम्लाइकस उसका कॉन्ट्रैक्शन देखना, अगर हम यहाँ से ला रहे हैं तो ये क्या है, इपिगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। अब अपर यहाँ तक ये हो गया, अपर एब्डोमिनल में ये ध्यान देना, 2 चीज है, एक तो क्या गलती क्या करते हो तुम लोग, इधर से इस साइड जाते हो दूर, अम्लाइकल की तरफ आना, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, जो गलती एग्जाम में छोटे छोटे करते हो वो बता रहे हैं, ध्यान देना। तो आपको अम्लाइकस की तरफ आना, ये देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, इधर से आए, ठीक है। अब लोअर के लिए चेक करने के, लोअर से आना, देखो कितना बढ़िया आ रहा है, शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये लोअर, ये हो गया, रूट वैल्यू बता दिए। करना कैसे, ये नहीं करना कि इधर से ऐसे कर दिया, एग्जाम में जान जाएगा तुमको आता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट रिफ्लेक्स होता है
क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स। लड़की है तो क्रिमेस्टिक लड़की में नहीं होगा, लड़के में होगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चा नहीं, हम बताते हैं कैसे क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में स्क्रैच करते हैं। फिर ध्यान देना, यहाँ पे भी गलती क्या करते हैं लोग, नीचे ऊपर से नीचे आते हैं, नहीं, नीचे से ऊपर जाना है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। तो होगा क्या, होता क्या है इसमें, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, उसी साइड की टेस्टिस ऊपर जाएगी। ये है मान लो ये इस साइड करो तो उसी साइड की टेस्टिस ऊपर जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद एक रिफ्लेक्स होता है बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स। बल्बो कैवर्नस हम गोरखपुर में पढ़ा रहे तो हमने पूछा कैसे करते हैं। एक लड़का बोला उसमें क्या था, ग्लांस पेनिस पे प्रेस करते, तो ग्लांस पेनिस पे पिंच करते। पिंच का मतलब आप किसी से ऐसे टच कराओगे, ऐसे नुकीला चीज, इतना सेंसिटिव कि खींच के चाटा मारेगा पेशेंट, ठीक है, सेंसिटिव। तो आपको टच कराना है किसी, मतलब एक्चुअली होता क्या, किसी से पिंच नहीं करना है। जैसे ये है मान लो, तो उसको क्या करना है, सॉफ्ट हैंड से इसे प्रेस करना है। मान लो ये इसका मिड पार्ट है, ठीक है। जिस साइड से प्रेस करोगे तो होता क्या है, सेम चीज जो क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्स में होता है, सेम चीज बाइलोक में, बस दोनों के रूट वैल्यू अलग होती हैं, ठीक है, सेम चीज होता है। उसमें भी उसी साइड की टेस्टिस एलिवेट होगी। तो बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स क्रिमेटिक रिफ्लेक्स आपको कंफ्यूज होता है कि होता क्या, सेम चीज हो, दोनों में एलिवेशन ऑफ टेस्टिस होता है, बस एक में ग्लांस पेनिस को प्रेस करते हैं, एक में मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में स्क्रैच करके ऊपर जाते हैं, ठीक है। रूट वैल्यू जो ग्लांस बल्बो कैवर्नस का होता है S2 S3 S4 होता है, सेम रिफ्लेक्स, सेम रूट वैल्यू होता है एनल रिफ्लेक्स का, सेम रूट वैल्यू होता है एनल रिफ्लेक्स का। जबकि क्रिमेस्टिक का क्या होता है, कोई बताएगा? L5S1, ठीक है, L5S1 एक बार चेक करना, हमको भी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन L5S1 होता है, जाके चेक करना, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा ये, अब तुम्हारा नेक्स्ट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होगा एनल कैनाल का, एनल रिफ्लेक्स। एनल रिफ्लेक्स में करते क्या है समझो, तो ये जो मान लो इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके चारों अराउंड ऐसे स्क्रैच करेंगे, इसके अराउंड एनस के अराउंड स्क्रैच करेंगे, तो क्या होगा, जो उसका वो अपर्चर होगा सिकुड़ेगा, अपर्चर क्या होगा, सिकुड़ेगा। ये नॉर्मल है। अगर किसी का रिफ्लेक्स चला गया है, इसका मतलब स्पाइनल कार्ड में कोई ऐसी जगह लीजन है जहां पे उसका एनल रिफ्लेक्स, जो कहते हैं बावल एंड बॉर्डर ब्लेडर, अगर उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब होकर के, तो वो का एनल रिफ्लेक्स है, उसका स्पाइनल कार्ड का लेवल ऑफ लीजन S2 S3 पे होगा तो इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब, तो इसका मतलब एनल रिफ्लेक्स नहीं आएगा। एक बार क्या करे थे एग्जाम में, मतलब हम पढ़ा ही रहे थे, एक बच्चे का वहां पे था, लगभग 16-17 साल का लड़का था, एनल रिफ्लेक्स करके दिखा रहे थे, ऐसे किए, यूजुअली या तो नहीं होता है या तो कहाँ चीज उसका डायलेट हुआ, लीजन कहाँ पे होगा, बहुत ही सिंगल केस ऐसा मिला है, यूजुअली मिलता नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली कुछ चीजें फंक्शनल प्रॉब्लम होती है। मैंने एक चीज हिंट दिया, कुछ चीजें बोल नहीं सकते, उसका एज 16-17 साल था। पीडियाट्रिक में 18 साल से कम के बच्चे एडमिट होते हैं। किसी को आइडिया लगा? बच्चे का एज 16-17 साल है, मैंने किया रिफ्लेक्स, डायलेट हुआ, फंक्शनल प्रॉब्लम, एज, समझ गए ना? कुछ बोलना पड़ेगा। सोडोमी नाम सुने हो, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो वो उसका एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण था। अगर कोई मतलब होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है, तो उसका ऐसा रिफ्लेक्स मिल सकता है। इसमें कोई सीएनएस या कोई स्पाइनल कार्ड का लीजन नहीं होता, तो परेशान नहीं होना। कभी कभी ऐसा उसका एज अप्रोप्रिएट वो चीज था, फिर मैंने उसे अकेले में हिस्ट्री ली तो उस चीज में इन्वॉल्व था, ठीक है, तो ये चीज था, तो परेशान नहीं होना है। अब उसके बाद नेक्स्ट सुपरफिशियल रिफ्लेक्स जो होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। प्लांटर रिफ्लेक्स एक सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है, तो परेशान नहीं होना जो तुम लोग। प्लांटर होता क्या है, करते कैसे हैं, ये है, ठीक है, यहाँ पे इसको पकड़े यहाँ पे, और इसके बाद ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई से ऐसे यहाँ से जाएंगे ना, कर चुके हैं ऑलरेडी, ये किया हुआ है एक्सटेंसर। तो इसमें फ्लेक्सर हो सकता है, एक्सटेंसर हो सकता है, ठीक है। अगर ये देखो, ये इसमें मोमेंट देखते क्या क्या है, एक तो थंब का मोमेंट देखेंगे, ठीक है, दूसरा ये चारों फिंगर का तो मोमेंट देखेंगे, ठीक है, दूसरा एक टेंसर फेसिया लाटा यहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, टेंसर फेसिया लाटा। और नी ज्वाइंट पे भी फ्लेक्शन होता है, नी ज्वाइंट पे, और यहाँ पे डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या क्या होता है,
तो होता क्या है, अगर आपने जैसे हमने किया, ठीक है, अगर आपने एक्सपोजर प्लांटर रिफ्लेक्स करते समय यहाँ तक एक्सपोजर नहीं कराया है, इसका मतलब आपको आता नहीं है, एग्जामिनर फेल कर देगा। क्योंकि पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर फेसिया लाटा, जो कि आप यहाँ देखेंगे। अगर आपने एक्सपोज नहीं कराया है, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कैसे करते हैं। तो आपका एक्सपोजर यहाँ तक होना चाहिए, एक्सपोजर यहाँ तक हो, और करते समय आपका ध्यान पूरा इस पे भी होना चाहिए, ठीक है, भले दिखे ना दिखे। तो एक कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर फेसिया लाटा, नी जॉइंट पे फ्लेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्शन, और अगर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल प्लांटर फ्लेक्शन है तो यहाँ पे फ्लेक्शन होगा, और इन चारों फिंगर का एडेक्शन होगा, ठीक है, एडेक्शन होगा। ये नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स है, नॉर्मल प्लांटर। और प्लांटर एक्सटेंशन क्या है, नॉर्मल प्लांटर को वो बोलते हैं, ठीक है, फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर जो प्लांटर एक्सटेंशन है उसी को बोलते हैं बेबिंस्की साइन, कभी कभी बेबिंस्की साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। उसमें क्या होगा, सेम चीज जब हम उसको ऐसे करेंगे तो इसका क्या होगा, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, ठीक है, प्लांटर एक्सटेंशन। एक्चुअली समझो, ये प्लांटर सरफेस है, ये डार्सल सरफेस है, तो प्लांटर के रेफरेंस में एक्सटेंशन है। हम जो टर्म बोल रहे हैं प्लांटर, अगर इसके रेफरेंस में बोलोगे तो दूसरा शब्द डार्सी फ्लेक्शन। तो कभी कभी लिखिएगा एबनॉर्मल प्लांटर, प्लांटर एक्सटेंशन क्या होता है, डार्सी फ्लेक्शन ऑफ। तो फ्लेक्शन डार्सी, देखो डार्सी फ्लेक्शन है, प्लांटर एक्सटेंशन है, डार्सी फ्लेक्शन है। कहीं ये वर्ड लिखा रहेगा तो समझो एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहते हैं एनाटॉमी जानोगे तो सब कुछ आसान है। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, ये फैनिंग ऑफ, फैनिंग ऑफ इस पे, ठीक है, फैनिंग होगा। तीसरा चीज जो होता है, यहां पे फ्लेक्शन, यहां पे भी होता है फ्लेक्शन, एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों में फ्लेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, फ्लेक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जहां पे हम नॉर्मल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर फेसिया लेटा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एट हिप जॉइंट, तो हिप जॉइंट पे कॉन्ट्रैक्शन, एबनॉर्मल एक्सटेंशन वाला बता रहे, यहाँ पे फ्लेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्शन, यहाँ पे फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फैनिंग। तो पूछते हैं 5 कंपोनेंट ऑफ प्लांटर एक्सटेंसर, विद्यार्थी नहीं बता पाते हैं, ठीक है। 5 कंपोनेंट ऑफ प्लांटर एक्सटेंसर रिफ्लेक्स क्या होगा, फ्लेक्शन एट हिप जॉइंट, फ्लेक्शन एट नी जॉइंट, फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट, dorsiflexion or plantar extensor of thumb and fanning of other finger। क्लियर है। अब वही बोल रहा है नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन क्या है, तो क्या है पहला काउंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर फेसिया लाटा, फ्लेक्शन एट नी जॉइंट, यहाँ पे हट गया है, ठीक है, उसकी जगह पे आ गया डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इनवर्जन। एक वर्ड और इसमें था नॉर्मल में, डॉर्सीफ्लेक्शन एंड इनवर्जन एट एंकल जॉइंट, वेरी गुड, और फ्लेक्शन ऑफ थंब एंड एडक्शन ऑफ अदर फिंगर। 5 कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट पूछते हैं, ये उससे पूछते हैं जिसका वाइवा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जो टॉपर होते हैं। टॉपर का एक बार निमोनिक भी बताया था, ठीक है। तो तुम लोग को तो मतलब पास होने से मतलब है, सबको ऐसे एग्जाम में पास होने से मतलब। तो अब रूट वैल्यू, ठीक है, सबका प्लांटर की रूट वैल्यू क्या होता है, एंकल क्या रूट वैल्यू क्या होता है बताए थे, एंकल उसमें जो बताए थे, यहां पे नहीं, ठीक है। L5S1, L5S1 अगर सिंगल चूज करना हो तो S1 कर लेना, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं कभी कभी कि अदर मेथड ऑफ प्लांटर रिफ्लेक्स, तो ध्यान देना अदर, ठीक है, नाम याद करना कैसे करते हैं, ठीक है। अगर जो यहां कर रहे थे इसके बजाय यहां पे कर देते हैं, ये सेम चीज, ठीक है, जैसे यहां पे ऐसे ले जा रहे थे तो हमें क्या करना है, यहां से ला रहे थे ना इधर, तो इससे देखो यहाँ लेटर में लेरस है, यहां से इसे लाएंगे, यहां से इसे लाएंगे सेम रिफ्लेक्स में, तो इसे क्या बोलते हैं, चैडॉक, क्या बोलते हैं, चैडॉक, चैडॉक रिफ्लेक्स। इसको नाम दिए हैं, नाम पूछते हैं अदर मैट है तो नाम बताओगे, यहां से ऐसे कर चैडॉक, तो चैडॉक वाला रिफ्लेक्स कैसे करते हैं। एक होता है ओपन हीमर, ओपन हीमर में क्या कर, ध्यान देना ये चीज मूवमेंट ध्यान देना कि हम नीचे से ऊपर जाने ऊपर, यहाँ फिर के यहाँ पे इस पे ऐसे ऐसे करते, देखो इसका एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ओपन हीमर, इसको बोलते हैं ओपन हीमर चैडक। एक ये तो टेंडन है, ये इस टेंडन को क्या करेंगे, कस के प्रेस करेंगे कि रिफ्लेक्स आ रहा है, जिसको बोलते हैं गॉर्डन, क्या बोलेंगे, गॉर्डन। इस टेंडन को बोल करके प्रेस करेंगे तो इसको बोलेंगे गॉर्डन। और काफ मसल को अगर स्क्विच करेंगे, क्या बोले, इसको गार्डन बोल रहे हैं, नहीं गार्डन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये कॉफ मसल को स्क्विच कर रहे हैं,
इसको गार्डन बोलते हैं, इसको सैफर्स बोलते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। अगर कॉफ मसल को स्क्वीज कर रहे हैं, रिफ्लेक्स से मारा है, तो क्या बोलेंगे, गॉर्डन, ठीक है, इसको बोलते हैं सैफर। तो 4 अदर मेथड मैंने बता दिया, ठीक है, चैडॉक, ओपेनहीमर, गार्डन और सैफर, ठीक है। इससे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा तो आप हमको भेज लीजिएगा, ठीक है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स अच्छे से हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन एक, देखो सेरेब्रल साइन को ही कोऑर्डिनेशन हम बताएंगे, 10 सेरेब्रल साइन होते हैं उसको बताएंगे। तो उसमें होता है कोऑर्डिनेशन, एक सेरेब्रल का पार्ट है। तो कोऑर्डिनेशन में क्या करेंगे, जैसे हमने कहा फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर नोज, फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर टच किया, नोज टेस्ट किया, ठीक है। एक होता है फिंगर फिंगर नोज टेस्ट, जैसे इधर देखो फिंगर फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर फिंगर नोज टेस्ट, फिंगर फिंगर नोज, नाखून छोटा। तो फिंगर फिंगर नोज टेस्ट। ऐसे एक होता है हील टू सिन टेस्ट, हील टू सिन टेस्ट, यहाँ पे करके ऐसे करके, मान लो लेटा पे चलते तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर से नीचे जा रहा है इसे दूसरे पैर से, अगर ऐसे कर रहा है, अगर पावर है सही है तो कर लेगा। तो कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन ऐसे टेस्ट करते हैं। यही चीज अभी सेम चीज हम सेरेब्रल साइन में बताएंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना, वही चीज को कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन तभी कर पाओगे जब मोटर अच्छा होगा, मोटर रिस्पॉन्स अच्छा होगा। किसी का एक पैर उठ ही नहीं रहा तो कर पाओगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी जो केस लोगे, बहुत किसी का मोमेंट ही नहीं, पावर नहीं होगा तो बहुत सारे रिफ्लेक्स कर ही नहीं पाओगे, पावर नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, बहुत सारी चीज नहीं कर पाओगे, जो करा के देख रहे हो बहुत सारी चीज नहीं कर पाओगे, तो केस वो स्पेसिफिक हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है तुम्हारा। नेक्स्ट था एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, जो लास्ट पार्ट होता है एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट क्या क्या होते हैं, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होता क्या है, बेसल गैंग्लिया जो होता है, बेसल गैंग्लिया में लीजन के कारण होता है। बेसल गैंग्लिया के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे ग्लोबस पैलिडस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये हम कभी बताएंगे, ठीक है। तो उस कंपोनेंट पे कहाँ पे लीजन है उसके बेसिस पे एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। तो उसको हम याद कैसे करेंगे, ए बी सी डी, 4 मूवमेंट वैसे ए बी सी डी एम एस टी, बस में एक पास टाइप का बनता है, उसे बोलते हैं एम एस टी। तो इससे हम याद करेंगे, ठीक है। टोटल 8 होते हैं, एथिटोसिस, बैलिस्मस, सी से कोरिया, डी से डुस्टोनिया, एम से मायोक्लोनस, एस से स्टीरियोटाइपिस और टी से 2 हैं, एक टिक एक ट्रिमर। ये 8 प्रकार के एबनॉर्मल मूवमेंट होते हैं। एथिटोसिस होता क्या है, ये डिस्टल कोरिया होता है। कोरिया क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल मसल का मूवमेंट होता है, डिस्टल मसल का एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, एबनॉर्मल इस तरह से जैसे होगा, ठीक है। और कोरिया का होता है प्रॉक्सिमल मसल का होता है, मान लो इस तरह से डांसिंग लाइक मूवमेंट होता है वो चीज़। चूंकि ये दोनों साथ में होते हैं तो इसीलिए कभी कभी इसको लिखा जाता है कोरियो एथिटोइड मूवमेंट, दोनों एक साथ में होते हैं। डिस्टल कोरिया और कोरिया एथिटोसिस बैलिस्मस एक साथ होते हैं मूवमेंट, तो उसको हम कोरियो एथिटोइड मूवमेंट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीजन कहाँ होता है। तो इसको जो एथिटोसिस होता है वो ग्लोबस पैलिडस में लीजन की बात है, इसको याद करेंगे एजी, एब्डोमिनल गर्थ। हम लोग पीजी में एजी मॉनिटरिंग, एब्डोमिनल गर्थ मॉनिटरिंग करते हैं उसको। ए से एथिटोसिस, जी से ग्लोबस पैलिडस में लीजन। दूसरा होता है बैलिस्मस। बैलिस्मस में देखिए ध्यान से, बी में एस आ रहा है, बैलिस्मस में एस आ रहा है, तो यानी सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन। बेसल गैंग्लिया के किस पार्ट में, सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लीजन। बैलिस्मस में यहाँ पे एस आ रहा है। ये क्या होता है, ये वायलेंट कोरिया बोलते हैं। एथिटोसिस को डिस्टल कोरिया, कोरिया का रेफरेंस में सबको बताया जा रहा है, इसको वायलेंट, क्योंकि ये रैपिड जर्की वायलेंट मूवमेंट होता है। बैलिस्मस क्या होता है, एक तो रैपिड होगा, दूसरा जर्की और वायलेंट मूवमेंट होता है। इसीलिए बैलिस्मस को पेशेंट को कभी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाने देना होता है। तो इस तरह से सडन, इस तरह से पैर का भी हो सकता है, एक साइड का होता है, अगर दोनों साइड का है, एक साइड का तो हेमी बैलिस्मस, और अगर दोनों साइड का हो बैलिस्मस। अगर कोई भीड़ भाड़ इलाके में तो वो डैमेज करेगा, इंजरी करेगा, इस तरह से। वो जर्की सडन मूवमेंट, जर्की इस तरह से जर्क लाइक मूवमेंट होता है। तो बैलिस्मस में लीजन कहाँ होता है, सबसे
कोरिया क्या होता है, ये डिस्टल पार्ट में एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, डिस्टल पार्ट में डांसिंग लाइक मूवमेंट। इसमें लीजन क्या होता है, कार्डेट न्यूक्लियस में। तो इसको याद करिए सी फॉर सी। इससे पहले भी हम सीएनएस में 2-3 सीसी बता चुके हैं। तो सी फॉर सी, कार्डेट न्यूक्लियस में लीजन होगा तो कोरिया होगा। डांसिंग लाइट मूवमेंट करते हैं, ये डिस्टल के बजाय प्रॉक्सिमल में ज्यादा होता है। डिस्टोनिया, नेक्स्ट मूवमेंट है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया में क्या होता है, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल। इसमें क्या होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सेम टाइम में कार्य। यूजुअली क्या होता है, अगर एगोनिस्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एंटागोनिस्ट रिलैक्स करती है, लेकिन इसमें क्या करता है, जैसे मेरा ये है, ये मेरा नेक इस तरह, इधर का एगोनिस्ट मसल भी कॉन्ट्रैक्ट, एंटागोनिस्ट, तो इस तरह से एक मूवी में अमरीशपुरी की गर्दन ऐसे थी, ठीक है। तो एक तरह एक जगह पे फिक्स मूवमेंट हो जाए ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइमल्टेनियस एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, इसको बोलते हैं डिस्टोनिया। ये मोस्टली साइड इफेक्ट होता है ड्रग का, या बेसल गैंग्लिया में लीजन होता है उसमें भी सकता है, या कोई ऐसी ड्रग जो बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करता है, स्पेशली जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं, उसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है जो आप फार्मा में पढ़ते होंगे। मायोक्लोनस, मायोक्लोनस क्या, जर्की सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मसल, उसे बोलते हैं, जैसे ये है सीजर में, जर्की सडन मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मसल, ये होता है मायोक्लोनस। मायोक्लोनस एपिलेप्सी भी होता है, तो ये क्या हुआ, मायोक्लोनस। नेक्स्ट होता है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट होता है, इसमें जो वर्ड ध्यान रखना है, रिदमिक। स्टीरियोटाइपिक और टिक मूवमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो टिक होता है वो नॉन रिदमिक मूवमेंट होता है, कोई रिदम नहीं होता है, और स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट जो होता है रिदमिक होता है। स्टीरियोटाइपिक यूजुअली 3 साल से कम के बच्चे मिलता है, ये 3 साल से ज्यादा के बच्चे मिलता है। ये मूवमेंट भी हो सकता है, वोकलाइजेशन भी हो सकता है, जैसे कोई इस तरह से एबनॉर्मल वोकलाइजेशन भी हो सकता है स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट। तो रिदमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट या रिदमिक इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन को भी टिक बोलते हैं। और अगर नॉन रिदमिक को टिक बोलेंगे, और अगर रिदमिक है इनवॉलंटरी वोकलाइजेशन या मूवमेंट को, तो उसको स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट कहते हैं। लास्ट जो है ट्रीमर। ट्रीमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सेरेबेलम के लीजन में आप पढ़िए ही हैं, इंटेंशनल ट्रीमर होता है, और जो हमारा पार्किंसन में होता है रेस्टिंग ट्रीमर होता है। पार्किंसन डिजीज में रेस्टिंग ट्रीमर मिलता है। तो वो 2 पॉइंट याद रखेंगे, रेस्टिंग और इंटेंशनल। इसमें सेरेबेलर लीजन में मिलेगा, ये पार्किंसन डिजीज में, पीडी पार्किंसन डिजीज में मिलेगा। ट्रीमर होता क्या है, ट्रीमर होता है रैपिड अल्टरनेट रेगुलर रिदमिक इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है क्या, 3 R याद कर सकते हैं, रेगुलर, रिदमिक, अल्टरनेट, इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। या रैरिम करके याद कर सकते हैं, रै या रोरा याद करिए, ठीक है, रोरा याद करते हैं। रेगुलर ऑसिलेटरी, एक फिक्स एक्सिस के अराउंड होता रहता है। रेगुलर, इसी को ऑसिलेटरी या अल्टरनेट, क्योंकि जैसे ये है पेंडुलम होता है, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट या उसी को ऑसिलेटरी बोलते हैं। तो अल्टरनेट या ऑसिलेटरी रिदमिक होता है, एक रिदम में होता है। और एबनॉर्मल या अल्टरनेट, ठीक है, एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट रोरा आते हैं। रेगुलर ऑसिलेटरी, ठीक है, रिदमिक, अल्टरनेट, इनवॉलंटरी मूवमेंट रोरा याद करें, ये होता है ट्रीमर। इंटेंशनल क्या होता है, तो ट्रीमर के लिए ये एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में भी आते हैं। तो कहाँ पे लीजन होता है, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अब जब आप देखेंगे तो मेंटल स्टेटस, हायर मेंटल, सारे जब वीडियो सीरीज के हो जाएंगे तो उसको एक साथ देखना है, ये सारे। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। अभी सैम और जनरल एग्जामिनेशन में जो पार्ट है उसको भी पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।